मतलब भाई ये होता है ब्रॉक लेसनर। आज अगर तुम ब्रॉक लेसनर को मंडे नाइट रॉ में देखोगे तो देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इतने महीनों से, इतने टाइम से, ऑलमोस्ट साल से बेफेस वाला कैरेक्टर प्ले कर रहा था। एक हफ्ते में जो परिवर्तन आया है ब्रॉक लेसनर में, प्योर एक हील सुपरस्टार। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है ब्लड लाइन के साथ में। जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन, ये सारे के सारे सुपरस्टार होते हैं इनके बीच में। और जे ऊसो सबसे पहले अपना जो इंट्रोडक्शन है ब्लड लाइन इन योर सिटी करके वो बोलते हैं। पॉल हेमन की तरफ माइक आता है, पॉल हेमन यहाँ पर आकर अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, रोमन रेंस का इंट्रोडक्शन करते हैं जो कि यहाँ पर है भी नहीं। और इससे पहले कि पॉल हेमन कुछ डिटेल्स बताते कि वो क्या बातें बोलने वाले हैं, जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जजमेंट डे रिंग में आती है और वो देख के बड़ा अजीब लग रहा था कि चलो चार बंदे इधर से तो हैं, लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन है, पॉल हेमन डोमिनिक के आगे खड़े थे, तो ऐसा लग रहा था क्या ये दोनों लड़ने वाले हैं। ऑब्वियसली लड़ने के लिए आए नहीं थे। यहाँ पे इनके बीच में एक शॉर्ट टर्म डील हुई है, मतलब कि पॉल हेमन का नाम लेते हैं सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट और उनके साथ हैंडशेक करते हैं। हालांकि पूरे टाइम जो टेंशन है वो सोलो सिकोवा वाली चल रही होती है। सोलो सिकोवा, रिया रिप्ली आमने सामने खड़ी होती है, तो पॉल हेमन इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि शायद हो सकता है सोलो और रिया रिप्ली कुछ कर लें, आपस में लड़ लें। लेकिन सोलो सिकोवा का जो आमने सामने वाला फेस है उससे चेंज करवा के वो इधर लेके आ जाते हैं, लेकिन रिया रिप्ली भी वहां पे आ जाती है। ये इस पूरे सेगमेंट के दौरान चल रहा था। जे ऊसो कहते हैं कि कौन सी डील, मुझे तो किसी डील के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो पॉल हेमन यहाँ पर बताते हैं कि शॉर्ट टर्म वाली कुछ डील हुई है जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन के बीच में, जिसके अंदर क्योंकि बैड बनी प्रॉब्लम है जजमेंट डे के पास में, तो उसको सॉल्व हम कर लेंगे। सोलो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम भी टेक केयर ऑफ करोगे किस चीज का, जो हमारे पास केविन ओवन सैमी ज़ेन रिडल वाला पंगा, क्योंकि आज शो के मेन इवेंट के लिए जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवन सैमी ज़ेन एंड रिडल का मैच होगा। अब ये बात भी बताते हैं पॉल हेमन कि कैसे फिन बैलर को भी काफी प्रॉब्लम्स हैं ब्लड लाइन से, क्योंकि आपको याद होगा रोमन रेंस के सामने लड़े थे फिन बैलर। और मुझे चीज देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे स्टोरी लाइन के अंदर जो लूप होल रह जाते हैं ना कि भाई फिन बैलर क्यों आ रहा है जब उसकी पहले से पंगे हैं ब्लड लाइन के साथ में, तो उस चीज को जैसे क्लियर करते हैं कि भैया प्रॉब्लम तो है फिन बैलर को भी, लेकिन एक शॉर्ट टर्म डील के लिए इतनी चीज उनके बीच में चल सकती हैं। और ये सारी चीज होने के बाद हमको ये पता चलता है कि अभी मैच होने वाला है सोलो सिकोवा वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में, जो कि इसी वाले डील का एक पार्ट है। तो इस तरीके से आज मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग होती है और ब्लड लाइन जजमेंट डे वाला एक अलग सा एंगल आउट ऑफ नोवेयर आया, लेकिन ओपनिंग में देख के इसको काफी मजा आया। इसके बाद मैच शुरू होता है रे मिस्टेरियो वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में। एक हिसाब से देखा जाए, एक हिसाब से क्या, हर हिसाब से देखा जाए तो इस मैच का जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेबल ही होना था। लेकिन रे मिस्टेरियो जिस तरीके से सोलो सिकोवा के सामने लड़ रहे थे ना, हालांकि सोलो सिकोवा का साइज इतना बड़ा नहीं है जितना अगर हम बाकी जायंट सुपरस्टार से कंपेयर करें, लेकिन उनको देख के ऐसी वाइब आ रही थी इस मैच में कि जैसे कोई जायंट सुपरस्टार से वो लड़ रहे हैं। जिस तरीके के मूव्स अपने पास रखते हैं सोलो सिकोवा, और ऑब्वियसली मैच के एंडिंग में हम लोगों ने देखा कि सोलो सिकोवा ने अपना फिनिशर समवन स्पाइक लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। हालांकि उन्होंने अपना 619 स्प्लैश पूरा सीक्वेंस किया था, लेकिन बावजूद इसके सोलो सिकोवा ने किक आउट कर दिया, क्योंकि उन्हें काफी तगड़े सुपरस्टार। इस दौरान हम लोगों ने ये भी देखा था कि ऊसोस भी आते हैं, लेकिन उनको साइड लगाने के लिए एलडब्ल्यू आ जाती है, हालांकि उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अब मैच खत्म होने के बाद रे मिस्टेरियो एलडब्ल्यू की बहुत ज्यादा धुलाई हो रही है। 1D फिनिशर भी लगा रे मिस्टेरियो के ऊपर एंड में, तो जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी हो गई रे मिस्टेरियो के लिए। हालांकि ये चीज़ देख के जजमेंट डे को काफ़ी खुशी हुई होगी। इसके बाद गाइस हमको बियांका बिलेयर वर्सेस डेकोटा काई के बीच में मैच देखने को मिलता है। बस एक अपना किस ऑफ डेथ फिनिशर ही दूर रहती है अपने मैचेस को जीतने के लिए बियांका बिलेयर, और वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर काम करी, उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। अब गाइस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट आता है बैक स्टेज से। जजमेंट डे पूरी बैठी हुई है, पॉल हेमन भी यहाँ पर आते हैं और पॉल हेमन पूछते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे लगी तुम्हें हमारी, तो फिन बैलर पे कहते हैं अब वो इतना फनी लगा ना सही में, मैं आपको, आप उसको जाके अगर देखोगे पॉल हेमन सरप्राइज होते हैं कि हमने तो अपना सारा काम कर दिया, तो भाई फिर क्यों कह रहे हो। तो पॉल हेमन भी उस पर कहता है कि तुम भी ऐसी परफॉर्मेंस दे देना मेन इवेंट में, हमारा काम चल जाएगा। अब ये देख के रिया रिप्ली को लगा अच्छा ये बंदा हमें ही ट्रोल कर रहा है। रिया रिप्ली जो है पॉल हेमन के बिल्कुल सामने आ जाती है और पॉल हेमन की हालत खराब हो जाती है। पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं और वो कहते हैं कॉल रोमन रेंस। रोमन रेंस को तो इतना मेंशन करते हैं ना, जितना एक गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करती होगी, उतना ज्यादा पॉल हेमन रोमन रेंस के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये बैक से सेगमेंट मुझे तो बहुत ज्यादा फनी लगा। इसके बाद गाइस हमको शो पर देखने को मिलते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और आज तो उनको बहुत सारी बातें बोलनी थी, क्योंकि उनको ब्रॉक लेसनर के साथ में जो बिजनेस है उसको सेटल करना है। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, आप सीधा ही आके, उनको पता था उनको एक ही बारे में बात करनी है, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि उनको खुद पता था आज उनको क्या करना है। वो सीधा कॉल आउट करते हैं ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर तो नहीं आए, एडम पियर्स निकल के आते हैं। क्राउड ने बहुत तगड़ा वाला बू किया एडम पियर्स को। एडम पियर्स रिंग में आते हैं और कहते हैं कोडी देख भाई आज तो मेडिकली क्लियर नहीं है इस एपिसोड के लिए। और उसके बाद वो कोडी रोड्स से रिक्वेस्ट करते हैं जाने की। कोडी रोड्स क्योंकि बेबी फेस है तो वो जाने भी लगते हैं, लेकिन वो गए थे
स्टील चेयर लाने के लिए। स्टील चेयर वो लेके आते हैं और सिक्योरिटी से पूरा माहौल खचाखच भरा हुआ था कि ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स क्योंकि सेम बिल्डिंग में है तो कोई भी पंगे नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, बात इनके बीच में चली रही है, मत करो ऐसा, कोडी रोड्स में जाना पड़ेगा, तभी ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और ये ब्रॉक लेसनर नहीं था, ये जादूगर ब्रॉक लेसनर था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने आज जो अटायर जो पहना हुआ था, जो उनका गियर था, आज का जो आउटफिट था, वो बिल्कुल अंडरटेकर वाली वाइब भी दिया था। मैं ये कहूंगा काउबॉय वाली हैट थी तो ऑलमोस्ट अंडरटेकर की हैट से सिमिलर ही लगती है वो। तो बिल्कुल वहां पे ब्रॉक लेसनर खड़े हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, और कोडी रोड से देखते ही क्या करते हैं, उनको रोकने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो स्टील चेयर से उन्होंने जो रिंग के अंदर सारे सिक्योरिटी पहले उनको मारा, फिर बाहर जाके मारा, फिर ऐसा लगा अब तो रोड क्लियर है, कोडी रोड्स भाग के जाते हैं, पता नहीं कहां से, और सिक्योरिटी आई, पूरी एक वेव निकल के आई और उन्होंने कोडी रोड्स को नहीं जाने दिया। और ये सारा नजारा ब्रॉक लेसनर देख रहे हैं और वहां से वो देख के हंस रहे हैं। यानी कि वो जो पहले वाला ब्रॉक नहीं था कि यार मैं इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होऊंगा कि भाई अगर मैं शो पर हूं भी तो भी नहीं, मैं अपने दर्शन इतनी आसानी से करवाऊंगा नहीं, फिजिकल इतनी आसानी से होऊंगा नहीं। और यही चीज उन्होंने आज करी भी, कोडी रोड्स को रोक लिया गया और उसके बाद बैक स्टेज ही चले जाते हैं ब्रॉक लेसनर, और बैक स्टेज से फिर वो अरेना छोड़ के भी चले जाते हैं, हमको दिखता है। और कोडी रोड्स यहाँ पर प्रोमो में कहते हैं कि वो कैसा उनको ये चीज लगी है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे है, और वो काउबॉय कहते हैं कि काउबॉय नहीं है ब्रॉक लेसनर, वो एक कावर्ड है, ऐसा करके उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बोला। और गाइस ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि एडम पियर्स ने मैच भी ऑफिशियल कर दिया है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में, और ये उसी दौरान हुआ जब ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, क्योंकि एडम पियर्स की फट जाती है कि भैया अभी शायद लड़ लेंगे, चलो कोडी को मैच दे देता हूं, लेकिन फिर भी बावजूद उसके कोडी ने धमाल तो फिर भी मचा दिया। और गाइस बैक स्टेज से जाके कोडी रोड्स का एक इंटरव्यू भी होता है, और ये मैं आपसे कह रहा हूं, जो छोटी छोटी डिटेल है, उन्होंने आज इस बात को बोला कि मैं कंफ्यूज हूं भाई, जब मेरी इतनी बुरी सुताई हुई ब्रॉक लेसनर से मंडे नाइट रॉ में, कोई सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन आज जब मैं चाहता हूं वो चीज करने के लिए तो इन सारी सिक्योरिटी क्यों है। ऐसा पॉइंट रखा कोडी रोड्स ने, मुझे बहुत सही लगा है, क्योंकि कई बार जो जैसे हम जैसे लोग होते हैं वो लूप होल्स निकाल लेते हैं स्टोरी लाइन में, यार ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, लाइक इस पॉइंट को मेंशन जरूर करता अगर ये चीज ना भूली होती कोडी रोड्स ने। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि एक प्रॉपर स्टोरी बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि भाई जो भी है कुछ भी हो जा रहा है। मैंने तो इस चीज को काफी एंजॉय किया, और अब देखते हैं बैकलैश में तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन जब ये कुछ बैकलैश से पहले मार तोड़ाई करते हैं तो उसमें कोडी रोड्स क्या करते हैं और उसमें ब्रॉक लेसनर क्या कर पाते हैं। इसके बाद गाइस हमको शो पर अगला मैच देखने को मिलता है द मिज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया मैच था, मुझे तो लगा था कि छोटा सा मैच होगा, मिज आसानी से मैच को हार जाएंगे, लेकिन वो चीज हमने शो के ऊपर नहीं देखी। सेथ रॉलिंस के साथ क्योंकि है मिज, तो ऑब्वियसली उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी, मिज को भी मौका मिला था कि क्योंकि वो अच्छे मैचेस में यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होते, तो आज वो चीज को करें, और मैच में जो विक्ट्री है वो तो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस को मिलनी थी। सेथ रॉलिंस ने एंड में अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगाया इस मैच में, और वो इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिलता है। आज तो बैक स्टेज भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी, यूजुअली मैं कवर करता नहीं क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे अजीब सी चीजें हो रही होती हैं। रिडल, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन होते हैं, और रिडल कहते हैं क्योंकि सोलो सिकोवा के पास उसका समवन स्पाइक है ना, तो मैं भी टो ब्रो लेके आया हूं, और जो उस पर रिएक्शन दिया ना केविन ओवेंस ने, व्हाट ऐसे करके जब उन्होंने बोला, वो भी काफी ज्यादा फनी था। हालांकि एक पॉइंट अपना रखा उन्होंने कि भाई मैं लेके आया, और सैमी ज़ेन कन्विंस कर रहे हैं केविन ओवेंस को कि भाई रिडल के भी सुन ले, ये बंदा हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है तो इसकी भी आवाज जो है हमको सुननी चाहिए, तो वो काफी फनी चीज थी। इसके बाद गाइस हमको शो पर बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलता है, जो कि एक नॉन टाइटल मैच था। और गाइस इस मैच में ये सीन होता है कि मैं ऑब्वियसली जानने के लिए क्यूरियस तो था कि मैच के रिजल्ट में विनर कौन बनेगा, लेकिन ब्रॉन्सन रीड की इन्वॉल्वमेंट होगी वो भी एक्सपेक्टेड था, और एंड में जब हर्ट लॉक अप्लाई किया होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने बॉबी लैशली को तोड़ा है, मतलब आप ऐसे देखते हो कि जो बॉबी लैशली जैसा सुपरस्टार है वो इतनी आसानी से पिटता नहीं है, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने आज वो चीज करी, तो इसका मतलब बड़ी चीज उन्होंने करी। एंड में जाकर जो उन्होंने अपना सुनामी फिनिशर लगाया टॉप रोप से बॉबी लैशली के ऊपर, वो भी बहुत दमदार था। बॉबी लैशली ने एक बार हार्ट लॉक में फंसाया था उसे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने आके फिर से अटैक कर दिया लैशली के ऊपर, और लैशली के पास फिर कोई काउंटर करने का चांस ही नहीं बचा। तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड को फ्यूड करते हुए देखने के लिए, क्योंकि काफी फ्रेश चीज लग रही है रोस्टर पे, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मिड गार्ड या फिर ऐसे नीचे लेवल की फ्यूड होगी। इसके बाद गाइस हमको शो पर ट्रिश स्ट्रैटस देखने को मिलती है, जो कि अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है। बेसिकली काफी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था उनका कि मैं ही रेवोल्यूशन की शुरुआत मैंने की थी, मैं होती तो कोई डिवीजन ना होता। फिर वो कहते हैं कि वो साइड किक की तरह काम नहीं कर सकती, मुझे तुम देखो क्या मैं लगता है कि मैं किसी की साइड किक हो सकती हूँ। जब बैकी ने मेन इवेंट भी किया था तो दिस इज ऑसम के चैंट नहीं, थैंक यू ट्रिश के चैंट लगने चाहिए था, ऐसा कहकर वो माइक ड्रॉप करती है। और जो इतनी तगड़ी वाली हीट मिल रही थी ट्रिश स्ट्रैटस को, मुझे लग रहा है कि इतना भी कुछ नहीं किया ट्रिश स्ट्रैटस ने, जो इतना ज्यादा उनको रिएक्शन मिल रहा है, बट शायद क्राउड एक्साइटेड है देखे कि ट्रिश स्ट्रैटस दोबारा से हील बन चुकी है, इसलिए उनके ऊपर वो नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं।
तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। और WWE के लिए सोच रहे हो, आज के सुपरस्टार वर्क नहीं कर रहे, जो आज से 10 साल पहले कम्पीट कर रहे थे वो वर्क कर रहे हैं, तो फिर विमेंस डिवीजन की हालत फिर कैसी है वो यहीं से समझ में आ रहा है। कैंडिस लेरे एंड मिशन वर्सेस सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन का मैच होता है। सोनिया डेविल चेल्सी ग्रीन ने मैच में विक्ट्री ली, रिंग साइड पर चैंपियंस होते, चेल्सी ग्रीन ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया, तो इसको इस तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जहां पर मैच आता है जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ेन रिडल के बीच में। और ये होता है जब आप 6 मैन टैग टीम मैच में अच्छे एथलीट्स को डालते हो, अच्छे परफॉर्मेंस को डालते हो। पूरे मैच में आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैच में बोरिंग स्टफ है। शुरू में थोड़ा सा स्लो पेस का मैच था, लेकिन बाद में जब इसने पेस पकड़ी भाई, फिर तो आपको सिग्नेचर एंड फिनिशर फेस्ट इसमें देखने को मिलेगा। वो भाई जो एप्रन पर ही उठा के केविन रिडल को पटका था यार डेमिन प्रीस्ट ने, वो तो बहुत तगड़ा मूव था। हर तरफ आपको चारों ओर यहाँ पे नज़ारे ही दिखेंगे। एंड में जो इस मैच का फिनिश है वो कुछ ऐसा निकलता है जब फिन बैलर के ऊपर फिनिशर फेस्ट लग गया, उनके ऊपर स्टनर भी पड़ा, उनके ऊपर रिडल का फिनिशर भी पड़ा, उनके ऊपर सैमी ज़ेन का फिनिशर भी पड़ा, और इस तरीके से मैच में जो विक्ट्री है वो मिल जाती है केविन ओवेंस सैमी ज़ेन रिडल की। अब मैच खत्म होने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि जो सारी की सारी टीम्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं, यानी कि जजमेंट डे और केविन ओवेंस सैमी ज़ेन ब्लड लाइन तो है, लेकिन नहीं, केविन ओवेंस सैमी ज़ेन रिडल तो है, लेकिन ब्लड लाइन भी आती है और LWO भी आती है, और ये सारे आपस में आके लड़ रहे हैं। रे मिस्ट्रो ने डोमिनिक मिस्ट्रो के ऊपर भी 619 लगा दिया था, तो ये काइंड ऑफ एक ब्रॉल का पार्ट था, लेकिन एंड में काफी केओस समझ रहा था कि भाई 4-4 फैक्शंस, 4-4 बैंड आपस में लड़ रहे हैं। तो उस तरीके से जब रॉ की क्लोजिंग हुई तो उसको देखने में काफी अच्छा लगा। ओवरऑल आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी बहुत अच्छा था, अच्छी तरीके से बुक किया गया था मैं कह सकता हूं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।